आज का ये जो वीडियो होगा मेरा पार्ट 5 वीडियो होगा। कौन से टॉपिक चल रहा था मेरा, तो संविधान वाला टॉपिक चल रहा था। ठीक है, कोशिश कीजिएगा आप लोग थोड़ा सा कन्विंस कीजिएगा। कैमरा अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रस्तावना होता क्या है बाबू। इसे उद्देशिका क्यों कहा इसे उद्देशिका क्यों कहा जाता है, प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहा जाता है। चलिए, तो हम लोग पहले इसको पिन अप कर लेते हैं, बढ़िया से इसको जात देते हैं बाबू। देखो, प्रस्तावना क्या है, इसे उद्देशिका क्यों कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के मूल आदर्शों को प्रस्तावना के माध्यम से समाहित किया गया है। भारतीय संविधान में जितने भी अच्छे अच्छे वर्क है, अच्छे अच्छे काम किया गया है, ठीक है, उन आदर्शों को क्या किया गया है बाबू, प्रस्तावना में समाहित किया गया है ना। चलिए, और यह आदर्शों को प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों के माध्यम से, किसके माध्यम से किया गया है, शब्दों के माध्यम से किया गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको स्टार्ट होते हैं। पहली बार संविधान में पीटी नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका पेश की कि हमारा संविधान किस प्रकार का होनी चाहिए। पूछेगा आपको से कि पहली बार, ठीक है, क्या पूछेगा आपको से कि पहली बार, ठीक है, वह कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान के बारे में चर्चा की, हमारा संविधान का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होनी चाहिए, बनावट किस प्रकार से होनी चाहिए। तो उन महान व्यक्ति का नाम क्या है, पीटी नेहरू। उन महान व्यक्ति का नाम क्या है, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू नाम है उन व्यक्ति का। कब पेश किए थे, तो 13 दिसंबर 1946 को। कब बताइए, 13 दिसंबर 1946 को एक क्या पेश किए, उद्देशिका पेश किए कि हमारा संविधान किस प्रकार का होनी चाहिए। यही कारण है कि प्रस्तावना को अभी तक हम और किस नाम से भी जानते हैं, उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि प्रस्तावना, इसे उद्देशिका क्यों कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि पहली बार संविधान सभा में पीटी नेहरू जी ने पेश किए कि हमारा जो संविधान है वो किस प्रकार की बनना चाहिए। प्रस्तावना पेश की, उद्देशिका पेश किए थे। चलिए ठीक है, अगला वीडियो हम लोग बात करते हैं इसको इसी में। प्रस्तावना के विचार को अमेरिका से लिया गया। कहेगा प्रस्तावना के विचार को किससे लिया गया, तो अमेरिका देश से लिया गया। किस देश से बाबू, अमेरिका देश से। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखो, प्रस्तावना की भाषा को, दो अंतर है। प्रस्तावना के विचार को किससे लिया गया, तो अमेरिका से, लेकिन कहेगा प्रस्तावना की भाषा को किससे लिया गया, ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया। दोनों में कन्फ्यूजन, दोनों में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रस्तावना के विचार को कहाँ से लिया गया, अमेरिका देश से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा को, ठीक है, भाषा को किस देश से लिया गया, तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया देश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम भारत के लोग भारत को, ठीक है, ये जो वर्ड है आपका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, ठीक है, तो ये सब कब अंगीकृत किया गया संविधान में, कब जोड़ा गया इस संविधान में, तो 26 नवंबर 1949 को। कब जोड़ा गया, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, है ना। चलिए आगे, संविधान को अंगीकृत तथा पारित कब किया गया, तो हम आपको अभी तुरंत बताएं। ठीक है, अंगीकृत या पारित कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, तो अंगीकृत किया गया, यानी कि पारित किया गया है। ठीक है, आगे, लेकिन लागू इसे कब किया गया, तो 26 नवंबर 1950 को, एक साल बाद। देखो, पारित कब किया गया, तो 26 नवंबर 1950, लेकिन लागू कब किया गया इसको, 26 नवंबर 1950 को। अब देखते हैं प्रस्तावना के कौन कौन से स्रोत हैं। इसको हम 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। पहला भाग देख लीजिए, और ऊपर कर देते हैं यहाँ से। चलो देखो बाबू, संविधान के स्रोत। प्रस्तावना को हम 3 वर्गों में बांटे हैं, संविधान के स्रोत, स्वरूप और उद्देश्य। क्या क्या थे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम भारत के लोग, यानी कि लोग हम किसके बारे में बात करेंगे, जनता। तो संविधान का स्रोत आपका किसके बारे में दिया गया है, तो ये जनता के बारे में दिया गया है। हम भारत के लोग हैं, ठीक है, ये मेरा अधिकार है,
मेरा संपूर्ण अधिकार है आपका, ठीक है, कि किसी के बारे में हम भेदभाव ना करेंगे, तो मेरे बारे में भी कोई भेदभाव नहीं कर सकता। चलिए, यहीं से संविधान को शक्ति मिलती है। अब कहेगा कहाँ से संविधान को शक्ति मिलती है? यहीं से। तो यहीं का मतलब क्या हुआ? तो यहीं का मतलब हुआ जनता बाबू। कहाँ हुआ? तो जनता हुआ। चलिए, ये अब आपका खत्म हो गया संविधान के स्रोत। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सम ए, जो प्रस्तावना का स्वरूप है वो क्या है? तो प्रस्तावना का स्वरूप कौन सा है? चलिए हम इसको देख लेते हैं। चलिए देखिए, संविधान का जो स्वरूप है, इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ ये हुआ कि जो हमारा संविधान है, आज का जो संविधान है, आज का जो प्रस्तावना है मेरा, वो संपूर्ण प्रभुत्व है। मतलब कि ये अब किसी देश पर ये डिपेंड नहीं है। बात समझ में आया? ठीक है। जैसे आपको हम हाल ही में एग्जाम्पल भी दिए थे, शायद फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में, ठीक है, संविधान का जो फर्स्ट या सेकेंड वीडियो था उसको मैं आपको एग्जाम्पल दिए क्या, कि जैसे नोटबंदी आपको करनी है। भारत में तो नोटबंदी हुआ था, मोदी सरकार जी ने किए थे। तो क्या ये नोटबंदी करने के लिए हमका रूस या अमेरिका से अथी लेंगे? ऐसा तो नहीं कि हम नोट बंद कर रहे हैं भारत में और वहाँ जाएंगे, ये अमेरिका बाबू जरा हमको नोट बंद करना है, हमको आदेश दे दीजिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बाबू, ठीक है। क्योंकि हमारा जो संविधान है, हमारा जो प्रस्तावना है, वो संपूर्ण प्रभुत्व है, एकदम बिल्कुल छूट है। कोई भी आप अपने मन मुताबिक कर सकते हो। किसी देश के या फिर किसी अन्य राज्यों के, ठीक है, प्रभुत्व को हम नहीं स्वीकार सकते, उनके गुलामी को हम नहीं स्वीकार सकते हैं। दूसरी, हमारा जो प्रस्तावना है वो समाजवादी है। समाजवादी कहने का मतलब ये अर्थ हुआ, ठीक है, कि हमारा यहाँ पे सभी समाज रहते हैं। जैसे हिंदू लोग हो गए, मुस्लिम लोग हो गए, सिख लोग हो गए, ईसाई लोग हो गए, तो सभी के सभी लोग यहाँ पे रहते हैं। पंथ निरपेक्ष, यहाँ पर सभी लोगों को क्या किया गया? तो बराबर अधिकार दिया गया है। नहीं किसी के धर्म की असमानता किया गया, और नहीं अब कोई कर रही, जैसे हिंदू धर्म है तो वो भी आराम से दशहरा मना सकते हैं, मुस्लिम लोग हैं तो वो भी आराम से ईद मुबारक हो मना सकते हैं, कोई दिक्कत इसको में नहीं है यहाँ पर। इसके बाद सबसे बड़ा बात ये कि लोकतांत्रिक, संविधान का स्वरूप और कैसा है? तो लोकतांत्रिक है, ठीक है। एक आपको कथन है, याद कीजिएगा, अब्राहम लिंकन जी का, राष्ट्रपति अमेरिका के, है ना। तो अब्राहम लिंकन जी का एक कथन था कि जनता द्वारा जनता के लिए जनता पर किए गए जो शासन है वो आपका लोकतंत्र कहलाता है। अर्थात जनता चुनेगा किसी नायक को, किसी, ठीक है, राजनेता को, और वही राजनेता जो होगा, जिसको चुना है, वही किस पर शासन करेगा? तो जनता पर ही शासन करेगा। सोचो, जनता चुन करके भेजा एक जनता को, और वही जनता फिर जनता पर शासन करेगा। चलो आगे बात, गणराज्य एवं गणतंत्र दिया गया है, ठीक है, सभी राज्यों का बराबर अधिकार दिया गया है। इसको बारे में हम पढ़ेंगे आगे। इसके बाद देखते हैं उद्देश्य, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है बाबू? संविधान की प्रस्तावना की उद्देश्य क्या? तो सबसे पहले न्यायिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए यहाँ पर? न्यायिक व्यवस्था। और भारतीय संविधान को न्यायिक व्यवस्था हम 3 वर्गों में बांटे हैं यहाँ पर: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। कितने स्तर पर बांटे हैं? 3 स्तर पर, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय बांटे हैं। चलिए दूसरा, स्वतंत्रता। तो सभी लोगों को हम बराबर अधिकार बताए थे, सभी लोगों को स्वतंत्र अधिकार है। जैसे मीडिया वाले लोगों के पूर्ण रूप से अधिकार है ना आर्टिकल 19 के तहत। चलिए यहाँ पर समता का अधिकार है। समता का अधिकार ये मतलब ये हुआ, ठीक है, कि जैसे वो मजाक में हम लोग भले ही दोस्त लोगों को, अगर मान लेते हैं आपका दोस्त कोई काला है, ठीक है, तो मजाक में हम लोग उसको मंगरेला बोल देते हैं, ठीक है, तो ये तो अपना वर्ड हो गया। चलिए अब ये बात हम लोग नहीं करेंगे, मतलब कि यहाँ पर नहीं काले लोगों का भेदभाव किया गया है और नहीं गोरे लोगों को भेदभाव किया गया। दोनों का जो अधिकार है, ठीक है, जो दोनों का अधिकार है बाबू, वो दोनों का अधिकार सेम है। अगर मताधिकार के बारे में बात करें तो काला लोग भी एक ही को देगा, गोरा लोग भी एक ही देगा, यानी कि यहाँ पर समता का भी अधिकार है। व्यक्ति की गरिमा का भी ध्यान रखा गया है ना, व्यक्ति की गरिमा को भी क्या रखा गया बाबू? ध्यान रखा गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर मान लेते हैं, जैसे आप यहाँ पे पढ़ते पढ़ते मान लेते हो आप
कुछ समय बाद आप प्रधानमंत्री बन गए, ठीक। कुछ समय जब आप प्रधानमंत्री बन गए तो ऐसा तो नहीं है आपको, ऐसा तो नहीं है ना बाबू कि कोई आपको उससे जा कर के मिल लेगा बिना परमिशन के। अब जैसे आप खाना खा रहे हो, जरा मंत्री जी इधर आइए, आपको इससे काम है, तो ये सब ऐसा तो नहीं होगा। तो ये व्यक्ति की गरिमा है, ठीक है बाबू। अब राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है। एकता और अखंडता का मतलब ये हुआ कि भारत में एक शासन ही होनी चाहिए, ठीक है। एक नियम है, एक शासन होनी चाहिए, है ना। चलिए, तो राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता इसी से संबंधित है। बंधुता, जिसको हम लोग भाईचारा के नाम से भी जानते हैं, तो भारत में क्या, तो भाईचारा का भी संबंध पूर्ण रूप से है ना। भारत में भाईचारा आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। चलिए, अगला पॉइंट हम लोग बात करेंगे, तब तक आगे देखिएगा, पेज अगला हम ले रहे हैं आपको। देखो बाबू, अभी हम जो आपको बात किए थे प्रस्तावना का जो स्वरूप होनी चाहिए वो किस प्रकार से होनी चाहिए, तो हम इसके बारे में विशेष जानकारी डिटेल से लेते हैं, ठीक है। ऐसे हम आपको छोटे छोटे आपको बात बता दिए थे। चलिए देखिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सबसे पहला वर्ड क्या है आपका, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो इसका तात्पर्य है कि भारत आंतरिक एवं बाह्य यानी कि विदेशी निर्णय लेने के लिए क्या है, तो स्वतंत्र है, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, अर्थात यह किसी के भी नियंत्रण में नहीं है, यानी भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। हम आपको समझा चुके हैं पीछे नोटबंदी की एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है। चलिए, समाजवादी, तो भारत में सभी समाज को बराबर अधिकार दिया गया है, हम ये भी आपको बता दिए थे, ठीक है। बराबर अधिकार दिया गया है, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म के लोग हो, ठीक है। चलिए, अब भारत में जो संविधान से प्रेरित है, आपको से यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत के जो लोग हैं, ठीक है, वो प्रमुख रूप से किस समाज के तहत हैं, ठीक है, किस समाज के थोड़ा ज़्यादा प्रेरित है, तो वो जो गांधीवादी हैं और नेहरू जी के विचार से। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, समाजवादी हो गया। अब देखते हैं हम लोग पंथ निरपेक्षता यानी कि धर्म निरपेक्षता। तो इसका तात्पर्य यह है कि भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है, ठीक है, इज्जत करता है, प्रतिष्ठा रखता है, तथा यहाँ कोई भी धर्मों से भेदभाव नहीं किया जाता। अगला हम बात करते हैं लोकतंत्रात्मक। तो कह रहा है इसका तात्पर्य है कि भारत में सर्वश्रेष्ठ जनता है। सर्वश्रेष्ठ कौन है, जनता, अर्थात जनता का जनता द्वारा चलाया गया क्या है बाबू, शासन है। ये कथन अब्राहम लिंकन जी का है, ठीक है, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। आगे देखते हैं, गणराज्य एवं गणतंत्र का अर्थ क्या है, तो इसका तात्पर्य है कि वैसी व्यवस्था जिसमें जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि हो परंतु वंशानुगत नहीं हो। वंशानुगत का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि जैसे मोदी जी हैं, अगर मान लेते हैं, ये भगवान न करे ऐसा हो, अगर मान लेते हैं किसी कारणवश से मोदी जी की मृत्यु हो जाती है, ऐसे उनकी बेटा तो नहीं है शायद ना, चलिए नहीं, सॉरी हम इनका एग्जाम्पल नहीं, चलिए दूसरा को ले लेते हैं। दूसरा को जैसे नीतीश जी के ले लीजिए, मान लेते हैं ये बिहार के मुख्यमंत्री है ना, अगर मान लेते किसी कारणवश से इनका देहांत हो गया, माना कि, ठीक है, ऐसे भगवान न करे ऐसा कुछ हुआ इनका, ठीक है, बहुत अच्छे नेता है ये भी, तो मान लिया जो इनका मृत्यु हो गया, तो ये मृत्यु होने के बाद ऐसा नहीं कि इनका बेटा ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये किनको द्वारा चुना जाएगा। हाँ, अगर जनता चाहता है कि नीतीश जी के मुख्यमंत्री बने, नीतीश जी के बेटा ही मुख्यमंत्री बने तो बन सकते हैं, लेकिन इसको में वंशानुगत नहीं होनी चाहिए, है ना, वंशानुगत नहीं होनी चाहिए, जैसे में पीएम, सीएम, प्रेसिडेंट इत्यादि। चलिए, अब कुछ हम लोग विशेष जानकारी और देख लेते हैं। एन.ए. पालकी वाला, तो प्रस्तावना के बारे में बहुत सारे कथन कहे गए, ठीक है, कोई कुछ कहा, कोई कुछ कहा, तो इन्हीं से दो प्रकार के जो महत्वपूर्ण हैं, हम इसको बारे में, एन.ए. पालकी वाला एक व्यक्ति का नाम है, जिन्होंने कहे इनके अनुसार संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक परिचय पत्र है। कहेगा वह कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उनको एक परिचय पत्र के रूप में कहा, तो एन.ए. पालकी वाला। चलिए, दूसरा अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तो इनके द्वारा प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का क्या है बाबू, विचार, एकदम फ्यूचर डिपेंड। जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का क्या है, तो एकदम दीर्घकालिक सपनों का क्या है बाबू, विचार है, फ्यूचर ड्रीम है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा, आर्टिकल 32 को बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को, ठीक है, संविधान की आत्मा कहे थे। कहेगा भीमराव अम्बेडकर जी ने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहे थे, तो वो संविधान का जो आत्मा था
आर्टिकल नंबर 32 था। आगे भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। इसी से अगर बात करें भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो वो भी आपको किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। चलिए हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो बीरूवारी संघवाद, 2 प्रकार के मुख्य रूप से संघवाद आपको पढ़नी है, ठीक है। तो बीरूवारी संघवाद में कहा गया, इनके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। कहेगा किस संघवाद के तहत, किस वार्तालाप के तहत कहा गया कि संविधान जो है प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। तो ये बीरूवारी संघवाद 1960 आंसर हो जाएगा। चलिए, अतः इसे संविधान संशोधन द्वारा बदला नहीं जा सकता। जब संविधान का प्रस्तावना अंग ही नहीं होगा तो इसको बदलेंगे कैसे, है ना। चलिए आगे, केशवानंद भारती केरलवाद, ठीक है। केशवानंद भारती केरलवाद जो विवाद हुआ 1973 में, इसमें बताया गया कि 1973 में यह सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। चलो कुछ राहत मिला। 60 में बोला कि संविधान का अंग नहीं है, ठीक है, लेकिन 73 में तुरंत बदल गया ये बेचारा कि नहीं, प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, अर्थात इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। परंतु इस संविधान के तहत एक बात इन्होंने शर्त रखा कि चलो हम मान लेते हैं कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, लेकिन जब संविधान में संशोधन होगा तो मूल संविधान के ढांचों को नहीं बदल सकते, मूल संविधान के ढांचों को नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना में कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिसको जोड़ा गया, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है 42वें संविधान संशोधन, पहला तो ये क्वेश्चन बनेगा कि हुआ कब, तो 1976। इसमें संशोधन करके 3 नए शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में, ठीक है। 3 नए शब्द जोड़े गए, कौन कौन, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। कहेगा समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता प्रस्तावना के संविधान संशोधन के संशोधन में जोड़ा गया। तो 42वां, अर्थात प्रस्तावना में मात्र एक ही बार अभी तक संशोधन हुआ है, 2022 तक अभी तक मात्र एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ, वो भी कब, तो 1976 में। तो आज के वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस आपको से यही छोटा सा क्या है, तो मेरा निवेदन है, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमको सपोर्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।